एथिक्स पेपर सबको लगता है कि इजी है, पर यही पेपर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स का गेम पलट देता है, क्योंकि बाकी पेपर्स सिर्फ मार्क्स देते हैं, बट एथिक्स पेपर रैंक देता है। With this, hi everyone, I am Soumya and welcome to Think Basic folks. So if you have started or thinking to start preparing for UPSC, then there is one paper that decides not just your dream, your selection, but also your rank and even your cadre, and that is Ethics GS Paper 4. Why? Because no matter how well you prepare mains GS Paper 1, 2, 3, the difference in marks there is usually very small. आप अच्छा लिखोगे तो आपको 110 मार्क्स मिल जाएगा, आप एवरेज ठीक ठाक लिखोगे तो भी आपको 90 to 95 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। बट इन एथिक्स दिस वेरिएशन कैन गो अप टू 60 to 80 मार्क्स। सम पीपल गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 250 एंड अदर्स स्कोर 140 to even 160 मार्क्स। सो इमेजिन दैट जस्ट वन पेपर कैन कंप्लीटली फ्लिप योर रैंक। बट यू नो व्हाट, फिर भी 99% एस्पिरेंट्स ना इस पेपर को बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि सिलेबस पढ़ते ही हमें लगता है ये तो फिलॉसफी है, बाद में आराम से कर लेंगे। एंड जब तक रियलाइज होता है तब तक एथिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाता, बल्कि सिलेक्शन का डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका होता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? यही पेपर आपको ना इंटरव्यू में भी एक्सपोज करता है, जब पैनल आपके सामने रियल लाइफ केस स्टडीज रखता है और चेक करता है कि क्या आप सच में एथिकल डिसीजन ले सकते हो या फिर सिर्फ थ्योरी रटे हो। That's why in this video I'll break down ethics with not heavy words, but with simple real life examples, simple logic and a step-by-step beginner friendly plan where you will learn how to build your own examples, structure your answers smartly and handle case studies with same calmness that you use in real life decision making. Because देखो सीधी सी बात है that once you understand ethics now, you stop writing answers and start expressing your personality. And that's exactly where UPSC gives marks, not for the fancy words, but for the clarity, honesty and practical thinking. ठीक है? बट आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ हफ्तों में मुझे एक डाउट बार बार रिसीव हुआ कि क्या कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां यूपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस एक ही जगह मिल जाएं? क्योंकि ऑनेस्टली जेन्युइन एस्पिरेंट्स का काफी टाइम या तो सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज करने में चला जाता है या बिना प्रोग्रेस चेक किए सिर्फ सिलेबस फिनिश करने में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे मैग्रॉ हिल एज पास फॉर यूपीएससी काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि यहाँ हमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम एक साथ एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ हमें एनसीईआरटीज के साथ साथ सारे ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर एंड मेनी अदर्स के मोर देन 25 स्टैंडर्ड बुक्स विद देयर वीडियो लेक्चर्स, पास्ट 30 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोर देन 400 टेस्ट सब एक जगह मिल जाते हैं। तो इस पास को आई थिंक एक बार आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज यू गेट 3 days का फ्री ट्रायल ऑल्सो। तो पहले खुद देखो, एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स यूल रिसीव, दैट टू एन एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ ₹3799, I think it's worth checking out. But at present, you can purchase this UPSC pass at 10% discount using the coupon code TBF Pass. So do check this out. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? Okay, so now as a beginner, चलो ethics को कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बल्कि सिर्फ कॉमन सेंस से समझते हैं। So be honest with yourself and tell me in the comments कि क्या आपने अभी तक एथिक्स का सिलेबस एक बार भी देखा ठीक से टाइम लगा के? बिकॉज आपको कमेंट से ही पता चल जाएगा कि हाउ मेनी एस्पिरेंट्स जेन्युइनली वांट टू क्लियर यूपीएससी बट आर स्ट्रगलिंग विद द सेम सिचुएशन, सेम कंफ्यूजन एज यू। देखो यार, if you are seeking to only know about the resources to study ethics paper, then this video isn't for you. Because my focus is entirely to let you know कि as a beginner जिससे रद्दी भर भी कुछ आइडिया ना हो इस पेपर का, उसे एथिक्स को अप्रोच कैसे करना है, कैसे और कहां से पढ़ना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एनालाइज करना है, so that you can get more than 130 marks in this paper with ease. ठीक है? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GS4 एग्जाम पैटर्न को समझकर कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे और किस तरीके से कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखो, जो GS4 का आपका एग्जाम पेपर होता है ना, उसमें 2 सेक्शंस के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 सेक्शंस पर डिवाइडेड है ये पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
अब जो सेक्शन ए वाला पार्ट होता है ना, ये पूरा थ्योरी बेस्ड होता है। इसमें आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कोटेशंस दे दी जाएंगी और उसको एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा। ये टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और जिस हर एक क्वेश्चन के ना 2 या 3 सब पार्ट्स होते हैं, यानी सब मिलाकर के टोटल 13 क्वेश्चंस आपके थ्योरी बेस्ड सेक्शन ए के अंदर पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको 150 वर्ड्स में आंसर करना होता है और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। यानी टोटल वेटेज अगर हम देखें ना सेक्शन ए का, देन ये 130 मार्क्स का पेपर होता है, सेक्शन ए वाला पार्ट। बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आता है केस स्टडीज। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट ये होता क्या है? बेसिकली केस स्टडी ना एक तरीके से समझो कि आपको एक सिचुएशन में फंसा दिया जाता है और तब आपसे पूछा जाता है कि अब आप बताओ कि आप ऐसी सिचुएशन में अगर फंसे हो तो आप क्या चूज करोगे, सही रास्ता चूज करोगे कि गलत रास्ता चूज करोगे, और अगर सही भी चूज करोगे तो उससे अगर किसी को दुख पहुंच रहा है या आपको किसी का पेन भी रिलीफ करना है, किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, वो नहीं कर पा रहे हो सही रास्ता करते हुए, तो फिर आप किस तरीके से अप्रोच करोगे कि आप जस्टिस कर सको अपने डिसीजन मेकिंग के साथ में। दैट इज सिंपली व्हाट केस स्टडी मीन्स। अब केस स्टडी के बिना टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के आपके 3-4 सब पार्ट्स रहते हैं, जिसमें आप पूरा डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जब हम पूरा एथिक्स का आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं इस पेपर में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको इसके बाद जानना हो कि आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं एथिक्स पेपर में, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, सो दैट आंसर राइटिंग की जो नॉर्मल आंसर राइटिंग होता है जीएस वाला, उसको ऑलरेडी वीडियो में बना चुकी हूँ, लेकिन एथिक्स के रिगार्डिंग जो वीडियो होगा वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली। एथिक्स में आपके 6 क्वेश्चन होते हैं विद 3-4 सब पार्ट्स, 3-4 क्वेश्चन हर एक के अंदर पूछे जाते हैं। अब ये जो 6 क्वेश्चन है, इन्हें टोटल आपको 250 वर्ड्स में आंसर करना है एंड हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी टोटल वेटेज आपका जो केस स्टडीज का है सेक्शन बी का है वो है 120 मार्क्स, तभी जाके ये जो पूरा GS4 का पेपर है ये आपका 250 मार्क्स का बनता है। तो आई होप इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि यार एग्जाम में एक्चुअली किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का। अब बात करें कि अगर एज अ बिगिनर हमें इस GS पेपर 4 को क्या स्ट्रैटेजी यूज करके प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन रीप आउट द बेनिफिट्स लेटर इन अ प्रिपरेशन, तो इसे यहाँ पे समझो। जो मैं आपको ऑलवेज सबसे पहला जो स्टेप है, हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी डिस्कस करती हूँ, पूरा आपका प्री प्लस मेंस का प्लान भी डिस्कस किया हुआ है। अगर नहीं देखा है सो डू चेक इट आउट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, जो भी एथिक्स का सिलेबस है इसको आपको लेना है। आपको स्क्रीन पर ये एथिक्स का पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, इसको मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें जो हर एक सिलेबस कीवर्ड है, जो हर एक सिलेबस टर्मिनोलॉजी है ना, उसके ऊपर आपको 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहला है उसका डेफिनेशन सिंपल प्रिपेयर करना है, और माइंडेड ये डेफिनेशन आपका लेस देन 2 लाइन्स का होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अभी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न में बताया कि हर एक क्वेश्चन के ना 3-3, 4-4 सब पार्ट्स होते हैं एंड वो क्वेश्चन आपका 10 मार्कर 150 वर्ड्स में अगर पूछा जा रहा है मान लो, तो आप डेफिनेशन 2 लाइन से ज्यादा उसमें लिख ही नहीं सकते ना सब पार्ट में। आपको ये भी चीज देखना है कि आपको रेलेवेंट वर्ड लिमिट के अंदर अपना आंसर प्रिपेयर करना है। तो आपका डेफिनेशन विद इन 2 लाइन्स का होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्लैरिटी वाला होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे गूगल से डेफिनेशन उठा लो और बस वो रट लो। आप चाहो तो समझने के बाद आप कॉन्सेप्ट को समझो पहले, उसके बाद आप अपनी डेफिनेशन खुद अपने वर्ड्स में भी प्रिपेयर कर सकते हो। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटेग्रिटी एक कीवर्ड है जो सिलेबस में मेंशन्ड है। अब इंटेग्रिटी होता क्या है? See, it's a quality of being honest and having strong moral principles that one will refuse to change no matter what the situation is. ये सिंपल एक डेफिनेशन है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो कि अगर आप स्पेस भी अपने आंसर्स का जो लिमिटेड स्पेस होता है उसको भी सेव कर पाओ, कम वर्ड्स भी यूज कर पाओ, इंटीग्रिटी की डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, दैट इंटीग्रिटी इज इक्वल टू ऑनेस्टी प्लस एथिक्स प्लस कंसिस्टेंसी इन एक्शन। सोच के देखो इस बात को। इसी सिलेबस कीवर्ड की डेफिनेशन ढूंढते ढूंढते गूगल पर मुझे एक कोड भी मिल गया जो कि मैं अपने आंसर्स में या केस स्टडीज में हर जगह यूज कर सकती हूँ। ये कोड देखो, C.S. लुइस बोलते हैं दैट इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन इफ नोबडी विल एवर नो अबाउट योर एक्शन। तो आपको अगर थोड़ा सा आप इंटीग्रिटी के ऊपर आपने रिसर्च किया, आपने समझा इंटीग्रिटी को, ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपको सिंपल डेफिनेशन भी गूगल से मिल गई। समझने के बाद आपने अपनी डेफिनेशन थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको इस तरीके से बना ली, प्लस आपको एक कोड भी मिल गया। ठीक,
सबसे पहले तो ये चीज करनी है। देन जो भी सिलेबस का कीवर्ड है उसका डेफिनेशन के बाद में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसका रोल है, क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या इंप्लीकेशन है उसका, कि अगर उस चीज के होने से क्या असर पड़ेगा आपकी लाइफ पे, सोसाइटी पर, या एज अ सिविल सर्वेंट आपका डिसीजन मेकिंग पे क्या असर पड़ेगा। एंड अगर आप उसे यूज नहीं करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपके ऊपर। एंड वो इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो उसको डेवलप कैसे किया जा सकता है। अगेन हम सेम इंटीग्रिटी का एग्जांपल लेके इसे एक बार समझते हैं। इंटीग्रिटी का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है क्या। देखो, इंटीग्रिटी इज अबाउट दैट देयर इज ऑनेस्टी इन योर थॉट्स एंड इन योर बिहेवियर। You have the moral courage to stand by what is right. That is the characteristic of integrity. That is the feature of integrity. बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंस की, इसके इम्प्लीकेशन की, तो देखो इम्प्लीकेशन अगर पर्सनल लेवल पर हम देखें तो अगर आप एक इंटीग्रिटी वाले इंसान हो ना, तो आपके अंदर पीस ऑफ माइंड हमेशा रहेगा। यू विल हैव नो गिल्ट एवर कि आपने कुछ गलत किया किसी के साथ, या आपने एक सही डिसीजन नहीं ले पाया सही टाइम पे। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इट विल हेल्प यू रिजॉल्विंग द एथिकल डायलेमा यू आर फेसिंग। और यही चीज आपको केस स्टडी में भी आंसर करने को मिलेगा, और यही सेम लाइन वहां पे आप उठा करके लिख सकते हो that it will give you peace of mind. You will not have any guilt ever. That's why it is helping you to solve the ethical dilemma also, right? As a civil servant क्या होगा कि ये आपका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगा। इट विल हेल्प यू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी अंडर योर गवर्नेंस। और सोसाइटी के बेसिस पर अगर इसका इम्प्लीकेशन देखें, सो इट विल मेक सोसाइटी, अगर सोसाइटी में सभी लोग इंटीग्रिटी का जो फीचर है, इस जो इंटीग्रिटी का पर्पस है उसको समझे, उसको फॉलो करे अपनी डेली लाइफ में, तो क्या वो सोसाइटी मॉरल सोसाइटी नहीं बन जाएगी? क्या उसे हम राम राज्य नहीं बोल सकते कि फिर तो राम राज्य ही स्टैब्लिश हो गया, करप्शन फ्री सोसाइटी बन गई, है ना? सिर्फ इंटीग्रिटी होने से इतनी चीजें हो सकती है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर इज कि आप ना इसमें अपनी पूरी भर की क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सही है और बाकी सब कुछ गलत है। नहीं, आप जितना इसको समझोगे डीप में कॉन्सेप्ट को, उतना ज्यादा आप इसमें चीजें क्रिएट कर सकते हो। ठीक, अब अगर हम कॉन्सिक्वेंस को देखें कि अगर आप इंटीग्रिटी नहीं फॉलो करते हो तो उसका नुकसान क्या होगा। सबसे पहली चीज, अगर हम सोसाइटी लेवल पर देखें तो सिटीजन ट्रस्ट का इरोजन हो जाएगा आपके ऊपर। एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप बन गए हो, एज अ ऑफिसर, लोग आप पे भरोसा ही नहीं करेंगे, आप ये हर एक डिसीजन को क्वेश्चन करेंगे, राइट? इन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आप अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हो, राइट? और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर आप इंटीग्रिटी फॉलो नहीं करते हो? अगर आप इंटीग्रिटी नहीं फॉलो करोगे देन यू कैन मिसयूज योर पावर। आप पावर में हो, अपनी पावर किसी के फेवर में बायसनेस करते हुए मिसयूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2G स्कैम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब इंटीग्रिटी को डेवलप कैसे करना है? समझ तो सब कुछ लिया हमने इंटीग्रिटी के बारे में, अब डेवलप कैसे करेंगे? डेवलप आप करोगे सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस करते समय। हम बोलते हैं ना कि डेली अपने साथ थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा खुद को टाइम दो, सोचो कि आज आपने क्या किया, क्या चीजें ठीक थी, क्या चीजें खराब थी, कि अपनी अंतर आत्मा से पूछो इस बारे में। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू आप इसे डेवलप कर सकते हो, और एथिकल डिसीजन मेकिंग के थ्रू इसे डेवलप कर सकते हो कि सही और गलत की तो पहचान है ना हम सबको कि क्या सही है क्या गलत है। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग लोगे ना, जितना ज्यादा वो करोगे उतना आप इंटीग्रिटी वैल्यू को, इंटीग्रिटी वर्च्यू को फॉलो कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से आपको सिग्निफिकेंस का मैंने यहाँ पे मतलब समझा दिया है कि क्या फीचर का मतलब क्या है, क्या इंप्लीकेशन का मतलब है, क्या कॉन्सिक्वेंस का मतलब है, क्या लिखना होता है और इसे कैसे डेवलप करना है यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रिटी। अब आपने डेफिनेशन चलो प्रिपेयर कर लिया, सिग्निफिकेंस आपने सिलेबस कीवर्ड का प्रिपेयर कर लिया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जीएस पेपर 4 इज एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस। देखो सिंपल सी बात है कि जितने सॉलिड एग्जाम्पल लिखोगे ना उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यही डिफरेंस होता है। और एग्जाम्पल भी आपको दो तरीके के लिखने हैं। एक तो आपका पर्सनल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इंटीग्रिटी के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो चलो उसी का ही एक पर्सनल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल। क्या ये नहीं हो सकता कि शॉपकीपर ने आपको बाय मिस्टेक 200 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए, बट आपने तुरंत बिना कुछ सोचे इमीडिएटली वो एक्स्ट्रा 200 रुपीज उसी को रिटर्न कर दिए? Isn't this the example of integrity in your life? डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं सिंपल। और सेकंड होता है करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम्पल, ये लिखना ही होता है। अब करंट अफेयर बेस्ड एग्जाम्पल में क्या होता है ना, हम वही रेपिटेटिव एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। थोड़ा सोच के देखो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको किसी ऑफिसर का एग्जाम्पल देना है तो अशोक खेंगता सर बहुत ज्यादा फेमस है हरियाणा में।
हर कोई, हर एस्पिरेंट उन्हीं का एग्जाम्पल लिखे जा रहा है। अगर 15,000 या 16,000 कॉपीज एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसमें से 9,000 10,000 एक क्वेश्चन में वही उन्हीं सर का एग्जाम्पल बार बार कोट किए जा रहे हैं। तो आपका आंसर डिफरेंट कैसे हुआ? ठीक है, अशोक खेमका सर के बारे में आज से नहीं पता है लोगों को, 2010 2013 से पता है उनके बारे में, और तब से वही एक रेपिटेटिव एग्जाम्पल चला आ रहा है इस पेपर में। अब करंट बेस्ड एग्जाम्पल मैं आपको अभी 2025 का ही न्यूज का बताती हूँ कि अल्पित सागर करके डीएम है गुजरात में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, NH47 उनके एरिया में पड़ता है, वहां पे बहुत सारे पॉट होल्स थे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था NHAI को रिपेयर करना, लेकिन NHAI इसको रिपेयर नहीं कर रही थी, तो उन्होंने डेली 1 लाख रुपीस का फाइन डायरेक्टली NHAI के ऊपर ही लगा डाला। देख रहे हो यहाँ पे एथिकल डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? NHAI की। बट लेकिन शी एक्टेड विद इन द लॉ, विदाउट बायस, विदाउट द फियर ऑफ हेरार्की, विदाउट द पॉलिटिकल प्रेशर। तो क्या यहाँ पे उन्होंने मॉरल करेज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया अपने एक डिसीजन मेकिंग से ही? समझे? तो इस तरीके के जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको इस तरीके के इंसिडेंट्स को फिगर आउट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक बेसिक सा ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। सी द पॉइंट इज दैट ये अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल, सभी सिलेबस कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज के लिए, then it will immediately prepare you to answer the section A वाले questions of the exam, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, because this is the base of this paper. You can't just do this exercise just for the sake of finishing the syllabus, क्योंकि अगर आप उस सोच से भी मान लो इसको करना शुरू करोगे ना, it will help you, it will force you to understand the concepts deeper, and then only you can prepare these notes, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। सबसे मेन चीज यही है, और मैंने आपको यहाँ पे इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल के थ्रू बताया। और जब आप इन चीजों पे, इन तीनों चीजों पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप उन नोट्स को जितना शॉर्ट में कोशिश कर सकते हो ना रिप्रेजेंट करने का, उतना शॉर्ट में करो ना। फ्लो चार्ट यूज कर लो, डायग्राम यूज कर लो, टू सेव द वर्ड लिमिट एंड टाइम इन द एग्जाम, बिकॉज माइंडेड 150 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको हार्डली 7 मिनट्स ही मिलेगा ऑन एन एवरेज, जिसमें आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और उसको आंसर करके खत्म भी करना है। तो वहां पे आप भर भर के लिख नहीं सकते, वर्ड लिमिट का भी प्रेशर है, टाइम का भी प्रेशर है। सो यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन योर एग्जाम, ठीक है। ना आफ्टर दिस आपको क्या करना है, आफ्टर डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज सिलेबस कीवर्ड्स और टर्मिनोलॉजी वाला, इज टू नो अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इंडिया और वर्ल्ड में, फिलोसोफर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इनकी अगर कोई इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उसको लिखो और इनकी वैल्यू मैपिंग करो। वैल्यू मैपिंग का मतलब क्या होता है, दैट व्हाट वैल्यूज दे स्टूड फॉर एग्जाम्पल हम बाबा साहेब अंबेडकर जी की बात करते हैं, तो अगर हम इनका नाम जब भी सोचते हैं तो सोचो कि क्या क्या वैल्यूज के लिए ये खड़े हुए थे हमेशा। क्या आपके दिमाग में आते हैं? सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, ठीक है, यही वैल्यूज है जिनके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। और जब आप इनके बारे में पढ़ रहे हो, इनको अगर आप थोड़ा सा गूगल पे जाकर के कोई कोट आपको मिल जाएगा, या आपको कई बार न्यूज़पेपर में ही इनका कोट मिल जाता है। इनका ये बहुत ही फेमस कोट है, दैट आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैज अचीव्ड, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कोट है। तो आपको क्या करना है, जब आप पहला पार्ट कर चुके हो तब आपको पर्सनालिटी वाले पार्ट को फोकस करना है। रिसोर्सेज अभी मैं सारे डिस्कस करूंगी आपसे कि आप कहां से ये चीज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, दैट आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट आपको ये काम करना है। तो जब आप पर्सनालिटीज वाले के ऊपर थोड़ा टाइम अपना दोगे, ये चीजें प्रिपेयर कर लोगे, लीडर्स, एंड याद करना पर्सनालिटीज से का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लीडर्स के बारे में, इट्स ऑल्सो अबाउट द फिलोसोफर्स, ठीक है, कांट, इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं उनके बारे में हो गया, ठीक, प्लेटो क्या बोलते हैं उनके बारे में हो गया, एंड ऑल्सो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स है, फेमस एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जयशंकर जी ही हो गए, ठीक है, हमारे ही इंडिया में एग्जाम्पल है, उनके इंपॉर्टेंट कोट्स हो गए, उनकी सोच हो गई, उनकी वैल्यू हो गई, उसको मैप करो, ठीक। चलो मैं आपसे यही पूछती हूँ, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो किन वैल्यूज के लिए खड़े होते हैं हमेशा, किन वैल्यूज के लिए वो जाने जाते हैं। एंड कोई भी एक बहुत ही फेमस या इंपॉर्टेंट कोट जो आप एस जयशंकर जी के बारे में सोच सकते हो, वो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक। नाउ आफ्टर दिस, अब आपने क्योंकि क्या कर लिया है, सेक्शन ए के लिए अपना पूरा प्रिपेयर कर लिया है काम, आपका नोट्स बना हुआ है सिलेबस कीवर्ड्स का, टर्मिनोलॉजीज का, पर्सनालिटीज के बारे में भी आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दैट नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ सिलेबस आपको करना है, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉर इंसिडेंट्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ,
from newspapers, from your work life, from nearly everything around you, and identify the ethical dilemmas in real life and think about its solution. Ethical dilemma के बारे में सोचो. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज ले लेते हैं कि आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है. आपके फ्रेंड ने कोई बहुत ही ज्यादा गलत काम कर दिया है, ठीक, लेकिन आप फ्रेंड हो. अब आप इस एथिकल डायलेमा में फंस चुके हो कि यार ये तो मेरा दोस्त है, इसे मुझे बचाना है, इसका मुझे साथ देना है, या फिर नहीं, मुझे इसका साथ नहीं देना है, इसने गलत किया है तो मुझे इसे बोलना है कि तुमने गलत किया है, भले ही चाहे दोस्ती ही क्यों ना टूट जाए. तो ये एक बेसिक सा एथिकल डायलेमा है. बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ आपकी डेली लाइफ में, जो आप में से हर किसी ने डेफिनेटली गो थ्रू किया होगा. ठीक, अब आपने क्योंकि पूरा प्रिपेयर किया हुआ है सारी वर्च्यूज को, सारे वैल्यूज को, एथिक्स को, मॉरल्स को, आप एटीट्यूड को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, आप सब कुछ पढ़ चुके हो. अब आप किस तरीके से डिसीजन लोगे कि करना क्या है आपको अपने फ्रेंड के साथ में. that's where comes the importance of this paper. Even in your personal life, या पेपर के बारे में जब आप पढ़ोगे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा. आई एम टेलिंग यू दिस. Once you start reading it with full honesty, once you start preparing it with full honesty, आपको अपने आप डिफरेंस दिखेगा. और एथिकल डायलेमास भी आप जो फेस करोगे उसमें आप कैसे डिसीजन लोगे उसको भी ये इन्फ्लुएंस करेगा. देन आफ्टर दिस कम्स द केस स्टडीज. केस स्टडीज का जो बहुत एक करिश्मा है या बहुत पॉपुलैरिटी है कि हम तो केस स्टडी आंसर कर लेंगे. केस स्टडी तो बड़ा इजी सा आता है, सिंपल सा आता है, क्या ही है उसमें, बस सही गलत के अकॉर्डिंग आंसर कराएंगे. अरे ऐसा नहीं होता है भाई. केस स्टडी तुम आंसर तभी कर सकते हो जब तुम्हें ऊपर के पूरे थ्योरेटिकल पार्ट की नॉलेज है. तभी ये देखो, इनफैक्ट इस सिलेबस तक में मेंशन है दैट केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज. जब तक आपके जितने भी अबव इश्यूज हैं, ये जो 8-9 अबव इश्यूज हैं, इनको आपने पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप केस स्टडी आंसर कर ही नहीं सकते. एंड आई एम चैलेंजिंग यू, करके देख लो आप, करके देख लो. आप कोई भी केस स्टडी उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, 2025 का मेंस का पेपर का कोई भी केस स्टडी उठा लेना. कभी जब आप फ्री बैठे हो, आप सोच रहे हो एथिक्स पढ़ने का, और उसको आंसर करके देखना. उसके बाद जब आप एथिक्स को इस तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तब उसको आंसर करके देख लेना. आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा यार जो मैं बोल रही हूँ. ठीक, ये एक्सरसाइज जेन्युइनली प्लीज करके देखना और फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में आके बताना कि आपको क्या डिफरेंस फील हुआ. ठीक, केस स्टडी क्या है? इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज. अब बिफोर अटेम्प्टिंग द केस स्टडीज जो हम कैसे आंसर करें, ये मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे तरीका बता रही हूँ. टॉपर्स के जो आंसर कॉपीज है ना, उनको जाकर के गो थ्रू करो. कम से कम अराउंड 100 केस स्टडीज उनकी पढ़ो. खुद से आंसर करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे टॉपर्स के आंसर कॉपीज पढ़े हुए हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे. आई विल ट्राई कि मैं सारे एथिक्स के जो इंपॉर्टेंट आंसर कॉपीज हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूं. और हमें पता है कि हर एक पेपर में नियर अबाउट 6 केस स्टडीज पूछी जाती है. तो अराउंड 100 केस स्टडीज आई एम टेलिंग यू, द मार्क इज 100 केस स्टडीज पढ़ो. बिकॉज तभी आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड that how they approach and identify the subject matter of the case study, कि क्या बात हो रही है, which stakeholders are involved in particular case study, क्या ethical dilemmas face कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के वक्त, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व है उसमें, सोल्यूशंस ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एंड उन ऑप्शंस में भी कौन सा बेस्ट सोल्यूशन हम चूज कर रहे हैं और क्यों. ये अप्रोच है केस स्टडी को आंसर करने की, जो मैंने आपको यहीं पे शॉर्ट में बता दी है. तो ये करना, 100 आप कॉपीज पढ़ोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी. ठीक है, बिकॉज ये चीज रातों रात डेवलप नहीं होती, इसको टाइम लगता है डेवलप करने में. और जब आप समझ चुके होगे तब आप पिन पॉइंटेड तरीके से बहुत इजीली न्यूज़पेपर्स में केस स्टडीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे. आई विल से कि आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, बल्कि उसको अटेम्प्ट करो ऑन दीज अबव डायमेंशंस जो मैंने यहाँ पे आपको बताया. ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज की एथिक्स को हमें प्रिपेयर कहां से करना है. तो सबसे पहली चीज है लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको पढ़ो ताकि आप समझ सको कि यूपीएससी की डिमांड क्या है एग्जैक्टली. सेक्शन ए में वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस वो ज्यादा पूछते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछते हैं. तो ये आपको थीम समझ में आएंगे कि कहाँ एम्फेसिस है यूपीएससी का. और केस स्टडीज को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल की, किस तरीके की केस स्टडीज वो पूछ रहे हैं और उसके अंदर वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज क्वेश्चंस, ये आपको समझ में आएगा. देन सेकंड इज कि कोई बहुत ज्यादा मोटी भारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिंपल लेक्सिकन इज अ वेरी फेमस बुक, उसी को मैं आगे अभी डिस्कस करूंगी डे वाइज स्ट्रैटेजी में, इसी जस्ट आफ्टर रिसोर्सेज वाला पार्ट कि कैसे पढ़ना है उसको. देन टॉपर्स कॉपीज, जो इसका एम्फेसिस मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको टॉपर्स कॉपीज देखनी है.
क्या उसमें आपको मिलेगा, ये सब मैं डिटेल में अभी नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। उसके अलावा केस स्टडीज की बुकलेट्स भी देखो मार्केट में अवेलेबल है, दो है, विजन आईएएस और लुकमान की। दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। उसमें बहुत सारी केस स्टडीज दी है। केस स्टडीज का पर्पस ही है कि उसको आंसर करने से पहले प्लीज पढ़ो, जितना ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ केस स्टडीज पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है सिचुएशन में। और ये आपको सिर्फ मेंस पेपर में नहीं बल्कि आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। सो इसको आप ले सकते हो। गूगल एंड न्यूज़पेपर्स का भर भर के यूज करो। गूगल का यूज मैंने आपको फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी का यूज करके बताया कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। और न्यूज़पेपर में आइडेंटिफाई करो केस स्टडीज को, यूटिलाइज करो उसको। एग्जाम्पल सिर्फ केस स्टडीज के लिए नहीं, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल निकालो। जैसे अभी मैंने आपको डीएम ऑफ गुजरात वाला एग्जाम्पल दिया था ऊपर, ठीक। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे अच्छे मिलेंगे, करंट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे। देन एक यूट्यूब चैनल है स्कूल ऑफ लाइफ करके, जो फिलोसफर्स वाला प्लेलिस्ट है उनका, उसको जाकर के गो थ्रू करो। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होती है, आई थिंक मैक्सिमम 8-9-10 मिनट्स का ही वीडियो होता है। और उसमें आपका एक फिलोसफर प्रॉपर डेवलप हो जाएगा। आपको फिलोसफर के ऊपर ना 15-15, 20-20 पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एक फिलोसफर लेके बैठ गए, ठीक है, और फिर उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल रूसो को लेके बैठ गए और फिर बस जस्ट पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझना जरूरी है। तो आप अपना वहां पे स्मार्टली टाइम सेव कर सकते हो या वहां से जाके कर सकते हो। बाकी आपको जो रेस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए या लीडर्स हो गए, लीडर्स तो आप अपना हिस्ट्री में गो थ्रू करते ही हो पढ़ते वक्त, ठीक है, वहां से उनकी वैल्यू मैपिंग करो, समझो। जैसे ज्योतिराव फुले जी के बारे में आप सोचो, क्वेश्चन मेंस में आया था ना 2025 में GS1 में, ठीक है, तो उनकी वैल्यू मैपिंग करो। सो दीज आर योर बेसिक रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करना है, ठीक। नाउ अब डे वाइज स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, जो बेसिक लेक्सिकन रिसोर्स है, क्योंकि आप वहीं से सबसे पहले स्टार्ट करोगे तो कैसे करना है, ठीक। सबसे पहले तो ये समझ लो, मैंने हर एक जो सिलेबस टॉपिक है, हर एक जो कीवर्ड है, सिलेबस हेडलाइंस है, उनको मैंने 3-3 दिन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो शुरू के 3 दिन होंगे ना, डे नंबर 1, 2, 3, आप यहाँ पे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और ह्यूमन वैल्यूज वाला जो चैप्टर्स है इससे रिलेटेड लेक्सिकन में चैप्टर नंबर 1 एंड 2 उसको प्रिपेयर करोगे, पढ़ोगे, समझोगे कि एथिक्स वर्सेस वैल्यूज वर्सेस मॉरल्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या डायमेंशंस है एथिक्स के या वैल्यूज के रिगार्डिंग, कौन कौन से फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द वैल्यू, रोल क्या है फैमिली का, सोसाइटी का, टीचर्स का इन इनकलकेटिंग दीज वैल्यूज, ठीक। तो आप 3 दिन में इसको पढ़ोगे, समझोगे, डीपली एनालाइज करोगे। देन आप अपना नोट मेकिंग, जो ऑलरेडी मैं ऊपर आपको तरीका बता चुकी हूँ कैसे करना है आपको, ठीक, डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, उसके 2 एग्जाम्पल, जो आपका एक पर्सनल रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा, एक करंट बेस्ड होगा, उसको आपको साथ साथ करना है विद इन 3 डेज। एंड यहाँ पे आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपर्स की आंसर कॉपीज है आपको मिलती है, विजन आइज की साइट पे आपको मिल जाएगी, फोरम पे मिल जाएगी, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहां पे आप जाकर के ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन वहां पे पूछा हुआ है आंसर कॉपीज में, तो उसको देखो, उसको समझो कि किस तरीके से उन्होंने उसको आंसर किया हुआ है। प्लस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट 10 इयर्स के या 2013 ऑनवर्ड्स, दैट योर चॉइस, उसको फिर खुद आंसर करने की कोशिश करो। बिकॉज एक तरीके से मैंने इसी वीडियो में थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग के बारे में बता दिया है, बट यस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर एथिक्स की प्रॉपर इन डिटेल आंसर राइटिंग की वीडियो आप चाह रहे हो कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक। तो डे नंबर 1, 2, 3 पे आपको ये वाले 2 टॉपिक्स फिनिश करने हैं। देन उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड वाला जो चैप्टर है लेक्सिकन का, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अच्छा, ये जो मेरे पास एडिशन है लेक्सिकन की, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर्स बता रही हूँ, तभी मैं यहाँ पे हर एक चैप्टर नेम भी मेंशन कर रही हूँ, सो दैट अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है या कोई पुराना एडिशन है या थोड़ा बहुत चेंजेस है तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक। सो जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे, डे नंबर 4, 5 एंड 6, वहां पे हम एटीट्यूड को टारगेट करेंगे कि इसके क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या टाइप्स हैं और किस तरीके से एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इसको समझेंगे। और बाकी वही सेम प्रोसेस रखेंगे कि अपना नोट बनाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड टॉपर्स के आंसर्स जो भी है एटीट्यूड के ऊपर उनको पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे आपके, डे नंबर 7, 8 एंड 9, यहाँ पे हम जो है चैप्टर नंबर 4 लेक्सिकन का पढ़ेंगे, विच इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते हैं, ठीक। बिकॉज दिस इज बेसिक बेडरॉक ऑफ सिविल सर्वेंट वैल्यूज। यहाँ पे आप बेसिकली इंटेग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, इन सबको पढ़ोगे। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे, डे नंबर 10, 11 एंड 12, वहां पे हम इमोशनल इंटेलिजेंस को पूरा कवर करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसके कौन से कॉम्पोनेंट्स है, इसका क्या एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, उसको पूरा हम इन डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे और वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो ऑलरेडी मैंने बताया। देन इसके बाद डे नंबर 13, 14 एंड 15 में
हम चैप्टर नंबर 6 एंड 7 जो लेक्सिकन का है, विच इज व्हाट मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसको पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम नॉर्मेटिव फिलोसफी हो गया, हेडोनिज्म हो गया, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पर्सनालिटीज हैं, उनकी वैल्यू मैपिंग करेंगे, दैट व्हाट वैल्यूज दे स्टूड फॉर, उनके कोई इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, वो सारा पोर्शन आप 3 दिन में आराम से उसको कवर कर सकते हो। देन आफ्टर दैट डे नंबर 16, 17, 18 पे हमें टारगेट करना है लेक्सिकन का चैप्टर नंबर 8, दैट इज सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, बेसिकली यहाँ पे ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप समझोगे एथिकल कंसर्न्स, एथिकल डायलेमा क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, एथिकल गवर्नेंस के बारे में, जो ये सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इस पेपर के, उसके वो आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, जो चैप्टर नंबर 9 है, उसको हम कवर करेंगे। वहां पे बेसिकली हम आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है, करप्शन है, सोशल वैल्यूज है, विसल ब्लोअर है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सो विद इन 20 डेज आपका जो बेसिक फाउंडेशन है ना, और यहाँ पे आपको लेक्सिकन तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन ऊपर जो भी मैंने आपको पूरे रिसोर्सेज बताए हैं ना, वो सब आपको, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उन सब रिसोर्सेज से जाके उस टॉपिक से रिलेटेड जिस दिन आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो इन सब रिसोर्सेज को भी गो थ्रू करो, स्कैन आउट करो कि प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेक्सिकन या गूगल या न्यूज़पेपर्स को गो थ्रू करने के बाद क्या आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, बेसिक की पॉइंट्स बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ठीक, गूगल का यूज करो, यूट्यूब चैनल जो मैंने बताया उसको यूज करो। देन डे नंबर 21 ऑनवर्ड्स से लेकर के थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जब तक आप मेंस लिखने नहीं बैठ रहे हो, हर हफ्ते 2 केस स्टडी तो मिनिमम सॉल्व करो। 2 केस स्टडी करनी ही करनी है, न्यूज़पेपर से उठा लो, या फिर जो मैंने आपको बताया ओपर विजन आईएएस है, लुकमान की बुक्स है, हंड्रेड ऑफ केस स्टडीज आपको वहां से मिल जाएंगी, टॉपर्स आंसर से भी आपको हंड्रेड ऑफ केस स्टडीज मिल जाएंगी, उन्हें सॉल्व करो, करते जाओ। हर हफ्ते 2 मिनिमम करनी ही करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज समथिंग विच विल फेच यू मार्क्स इन दिस पेपर, माइंडेड। पढ़ने से इस पेपर में काम नहीं चलेगा, वो जीएस 1 2 3 में चल सकता है, बट यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, प्रैक्टिस इज ऑल यू नीड फॉर दिस पेपर। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एथिक्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग जीएस पेपर 4। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।